प्राकृतिक संसाधन किसी प्रदेश के प्राकृतिक वातावरण में विद्यमान प्राकृतिक संसाधन। देखिए, सबसे पहले तो हम संसाधन पर आते हैं, सब चीज़ों को छोड़िए आपको। सबसे पहले आप संसाधन की बात करेंगे कि संसाधन क्या होता है, इसकी हम बात कर लेते हैं आपसे कि संसाधन क्या है। प्रकृति से प्राप्त होने वाली वह वस्तु या वह साधन जो मानवीय आवश्यकता की पूर्ति करने की क्षमता रखती है, अर्थात प्रकृति से प्राप्त वह वस्तु, और इसी वस्तु को मैं क्या बोल दूं, इसी वस्तु को मैं किस नाम से जान दूं, साधन के नाम से भी मैं जान सकता हूं। वह वस्तु यानी प्रकृति से प्राप्त वह वस्तु या साधन जो मानवीय आवश्यकता पूर्ति की क्षमता रखती है या क्षमता रखता है। यानी प्रकृति से प्राप्त वह वस्तु या साधन जो मानवीय आवश्यकता पूर्ति की क्षमता रखती है, वह क्या कहलाता है, वह क्या कहलाता है, वह संसाधन कहलाता है। उसको हम क्या कहेंगे, संसाधन। तो संसाधन क्या, डेफिनेशन आपके को समझ में आया कि प्रकृति से प्राप्त वह वस्तु या साधन जो मानवीय आवश्यकता पूर्ति करने की क्षमता रखती है, यानी उसमें ऐसी कैपेसिटी होती है कि जो मानव की आवश्यकताएं हो, चाहे प्राथमिक आवश्यकताएं हो सकती हैं और चाहे द्वितीयक आवश्यकताएं। अब आप यहाँ पर आइए, हमने आवश्यकता शब्द को काम में लिया तो पहली आवश्यकता तो कौन सी है, प्राथमिक आवश्यकता। पहली आवश्यकता तो कौन सी है, प्राथमिक आवश्यकता, प्राथमिक आवश्यकता। और दूसरी आवश्यकता कौन सी है, द्वितीयक आवश्यकता। कौन सी आवश्यकता, द्वितीयक आवश्यकता। यानी हमारे पास में अगली जो आवश्यकता आई वह आवश्यकता है द्वितीयक आवश्यकता, अर्थात प्रकृति से प्राप्त वह वस्तु या साधन जो मानवीय आवश्यकता है, प्राथमिक आवश्यकता हो सकती है, द्वितीयक आवश्यकता होती है, पूर्ति की क्षमता रखती है। प्राथमिक आवश्यकता वह आवश्यकता होती है जिसके बिना मानव का कार्य प्रभावित होता है। यदि वह अपने को प्राप्त नहीं होती है तो उससे मानव का क्या प्रभावित होता है, उससे मानव का कार्य प्रभावित होता है। जब मानव का उससे कार्य प्रभावित होता है तो उस आवश्यकता की पूर्ति होना अति आवश्यक है। और जब उस आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है जिस भी साधन के माध्यम से, जिस भी वस्तु के माध्यम से, तो मानव के लिए वह वस्तु या साधन क्या कहलाएगा, संसाधन कहलाएगा, रिसोर्स कहलाएगा। अर्थात हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक संसाधन की। अब संसाधन तो डेफिनेशन जो थी, कॉमन डेफिनेशन, वो हमने यहाँ परिभाषित कर लिया। अब बात करें आप प्राकृतिक की, तो वह प्राकृतिक वस्तु, यहाँ इसको मैच करवाइए, वह प्राकृतिक वस्तु या साधन जो मानवीय आवश्यकता पूर्ति करने की क्षमता रखती है। इस प्रकार के साधन को या संसाधन को या वस्तु को हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। वह प्राकृतिक साधन या वह प्राकृतिक वस्तु जो मानवीय आवश्यकता पूर्ति की क्षमता रखती है, उसको हम प्राकृतिक संसाधन के नाम से संबोधित करते हैं। अगला जो हमारे पास में आता है, तो जो थर्ड बिंदु आ रहा है, उस थर्ड बिंदु के मैं आपसे बात करूं। थर्ड बिंदु हमारे पास में आया
सांस्कृतिक भूदृश्य यानी कल्चरल लैंडस्केप, सांस्कृतिक भूदृश्य। अब देखिए, हम सबसे पहले शब्दावली पर आते हैं। सांस्कृतिक का मतलब संस्कृति में एक प्रत्यय जोड़ा तो सांस्कृतिक बन गया। भूदृश्य इसका मतलब संस्कृति का जो जुड़ाव है, संस्कृति का जो संबंध है, मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ। देखो, आप बेसिक से चलिए, आप तभी अपने ये थोड़ी समझ में आएगी। सांस्कृतिक शब्द जो बना है, सांस्कृतिक शब्द का मूल शब्द क्या है? संस्कृति है। क्या है? संस्कृति है। अर्थात संस्कृति का मूल शब्द है क्या? संस्कृति है। अर्थात संस्कृति का संबंध, यानी संस्कृति का संबंध जो है, संस्कृति का संबंध किससे है? संस्कृति का संबंध किससे है? मानव से है। अर्थात जब संस्कृति का संबंध मानव से है तो मानव की वह आवश्यकता जो समाज में रहने के लिए अति आवश्यक या महती आवश्यकता होती है। जैसे मैं बात करूं कि मानव जो रहता है, यानी मानव का निवास, मानव निवास कहाँ पर करता है? मानव निवास करता है कहाँ पर? समाज में, सोसाइटी में। मानव समाज में निवास करता है। जब मानव समाज में निवास करता है तो समाज किससे मिलकर के बने हैं? समाज परिवारों का योग है। किसका योग है? समाज परिवारों का योग है। किसका योग है? परिवारों का योग है समाज। जब समाज परिवारों का योग है, मैं सबसे पहले बात करूं सांस्कृतिक शब्द आया कहाँ से अपने पास में, मैं उस शब्द की आपसे बात कर रहा हूँ। सांस्कृतिक जो शब्द आया है हमारे पास में, वह शब्द संस्कृति से आया है। जब सांस्कृतिक शब्द संस्कृति से आया है तो संस्कृति का जुड़ाव या संबंध किससे है? संबंध मानव से है। जब संस्कृति का संबंध मानव से है तो मानव का निवास कहाँ पर है? समाज में है। समाज किससे बना है? समाज परिवारों का योग है। कि समाज जो है, हमारी जो सोसाइटी है, उसमें विभिन्न परिवार रहते हैं। अब हम बात करें कि परिवार कैसे? परिवार एकल हो सकते हैं। परिवार कैसे? अब बात करें हम परिवारों की, तो परिवार कैसा हो सकता है? परिवार एकल हो सकता है और परिवार संयुक्त हो सकता है। ठीक है। अब मानव जिस स्थान पर निवास करता है, तो निवास करने के लिए मानव को रहने के लिए क्या चाहिए? मानव को रहने के लिए मकान चाहिए। इसका मतलब मकान को हम भूगोल की भाषा में क्या बोलेंगे? हम मकान को भूगोल की भाषा में बोलेंगे अधिवास। इसका मतलब किसने बनाया है? मानव ने बनाया है, अपनी शारीरिक श्रम की सहायता से और विभिन्न प्रकार की टेक्निक्यूज की सहायता से बनाया है, तकनीक की सहायता से बनाया है। तो हम अधिवास का अध्ययन किस में करेंगे? संस्कृति में, क्योंकि अधिवास भी मानव का कौन सा पक्ष है? कल्चरल है, संस्कृति से जोड़ता है। मानव अधिवास का संबंध अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ता है। ठीक है ना। इसका मतलब अधिवास। अब मानव जिस अधिवास में रहेगा तो उसको पूरा कैसे करेगा? उसका निर्माण कैसे करेगा? तो मानव को क्या चाहिए? व्यवसाय, अर्थात ऑक्यूपेशन। तो इस व्यवसाय को भी हम किस में शामिल करते हैं? हम इस व्यवसाय को भी हम शामिल करते हैं सांस्कृतिक भूदृश्य में। अब व्यवसाय 4 प्रकार के, प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीय व्यवसाय, तृतीय व्यवसाय, चतुर्थ व्यवसाय, आजकल एक पंचम व्यवसाय हो रहा है। ठीक है ना। व्यवसाय से अब मानव व्यवसाय के द्वारा जो भी कार्य करता है, अब इसी व्यवसाय में जैसे हम किसको शामिल कर ले?
हम कृषि को भी इसी में शामिल कर सकते हैं, हम वनों को भी इसी में शामिल कर सकते हैं, हम व्यापार जो हमारा है, जो हमारा व्यापार है, इस व्यापार को भी, यानी व्यापार जो है, इस व्यापार को भी हम किस में शामिल करते हैं, इसे में शामिल करते हैं, सांस्कृतिक भूदृश्य में। इसी के साथ साथ हम परिवहन को किस में शामिल करते हैं, परिवहन को भी इसी में शामिल, मानव से जुड़ा हुआ है, मानव की आवश्यकता की पूर्ति करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने संबंधी आवश्यकता की। संचार, संचार भी किससे जुड़ा हुआ है, मानव से जुड़ा हुआ है। विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक भवन, इसके अलावा परिवहन के लिए सड़क मार्ग, अर्थात सड़क मार्ग, ये सारा मानव का कौन सा पक्ष है, ये मानव का सांस्कृतिक पक्ष है। और इस सांस्कृतिक पक्ष, इस सांस्कृतिक कल्चरल लैंडस्केप का, यानी जो सांस्कृतिक भूदृश्य का सबसे पहले जो प्रयोग करने वाले हैं, जो प्रयोग करता हैं, उन भूगोलवेता का नाम क्या है, उन भूगोलवेता का नाम है कार्ल सावरमोद। कौन है, कार्ल सावरमोद हैं। इन कार्ल सावरमोद ने सबसे पहले, यानी इस सांस्कृतिक भूदृश्य, भूदृश्य शब्द का क्या किया है, भूदृश्य शब्द का प्रयोग, यानी कल्चर लैंडस्केप शब्द का प्रयोग किसी भूगोलवेता ने सबसे पहले किया है, तो उन अग्रणी भूगोलवेताओं में शामिल कौन है, कार्ल सावरमोद। इन कार्ल सावरमोद ने इसका वर्णन किया है। आगे हम चौथे बिंदु की ओर आगे अग्रसर होते हैं, यानी मानव विषय क्षेत्र का जो हमारा चौथा बिंदु आता है, उसकी बात करें, मानव द्वारा वातावरण समायोजन का अध्ययन। मानव द्वारा वातावरण समायोजन का अध्ययन। मानव द्वारा वातावरण समायोजन का अध्ययन, ठीक है, मानव द्वारा वातावरण समायोजन का अध्ययन। मानव वातावरण के साथ क्या करता है, समायोजन। समायोजन यानी मानव वातावरण, जो मानव को विभिन्न प्रकार का जो वातावरण प्राप्त होता है, उस वातावरण के साथ मानव समायोजन करता है। समायोजन का मीन्स होता है एडजस्टमेंट करता है। मान लीजिएगा हम इसको एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझने का प्रयास करें, तो हमारे पास में जो बिंदु आता है, उस बिंदु की यदि मैं आपसे बात करूं, तो वह बिंदु हमारे पास में क्या है, वह बिंदु है हमारे पास में, मुख्य रूप से बात करें कि मान लीजिएगा कि कोई मानव पहले कौन से प्रदेश में निवास करता था, यानी मानव कौन से प्रदेश में निवास करता था, यानी मानव सबसे पहले शीत प्रदेश में निवास करता था, यानी मानव यहाँ निवास करता था। लेकिन मानव ने उस शीत प्रदेश को छोड़ दिया। मानव ने कौन से प्रदेश को छोड़ दिया, मानव ने उस शीत प्रदेश को तो दिया छोड़, और जैसे ही मानव ने शीत प्रदेश को छोड़ा और मानव वहाँ से क्या कर गया, मानव वहाँ से माइग्रेन कर गया। क्या कर गया, मानव वहाँ से माइग्रेन कर गया, अर्थात मानव शीत प्रदेश से माइग्रेन करके कहाँ आ गया, मानव शीत प्रदेश से माइग्रेन करके शीतोष्ण प्रदेश में आ गया। अर्थात कौन से प्रदेश में आ गया, शीतोष्ण प्रदेश में आ गया। मानव ने शीत प्रदेश से, मानव ने कौन से प्रदेश से, मानव ने शीत प्रदेश से क्या किया, मानव ने शीत प्रदेश से प्रवास किया, और शीत प्रदेश से प्रवास करके कौन से प्रदेश की ओर आया, शीतोष्ण प्रदेश की ओर आया। मात्र शब्द तो हमारे पास में बहुत छोटा सा है कि साहब मानव ने प्रवास किया, तो कहाँ प्रवास किया मानव, मानव शीत प्रदेश से प्रवास किया, माइग्रेन किया, और कहाँ की ओर प्रवास कर गया, शीतोष्ण कटिबंध की ओर प्रवास कर गया। जब मानव शीत प्रदेश से माइग्रेन करके और शीतोष्ण जब प्रदेश की ओर आया, जब शीतोष्ण प्रदेश की ओर आया, तो मानव ने किस किस के साथ समायोजन किया,
मानव ने। देखिए मानव ने किस किस के साथ समायोजन किया। जब मानव प्रवास कर रहा है, कहाँ से प्रवास कर रहा है? शीत प्रदेश से, और शीत प्रदेश से प्रवास करके एक माइग्रेन करके कहाँ जा रहा है मानव? मानव शीतोष्ण प्रदेश की ओर जा रहा है। जब मानव शीतोष्ण प्रदेश की ओर माइग्रेन करके जा रहा है तो हम वहाँ की बात करें, जैसे ही मानव माइग्रेट किया तो मानव ने क्या किया? मानव ने किया समायोजन, समायोजन, एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट मानव ने किस किस के साथ किया? मानव ने एडजस्टमेंट किया एक तो निवास क्षेत्र के आधार पर, एक तो मानव ने एडजस्टमेंट किया किसमें? किसमें एडजस्टमेंट किया? एक तो मानव ने निवास क्षेत्र में एडजस्टमेंट किया, और निवास क्षेत्र के साथ साथ किसमें किया? अपने व्यवसाय में एडजस्टमेंट किया। किसमें एडजस्टमेंट किया मानव ने? मानव ने अपने व्यवसाय में एडजस्टमेंट किया। व्यवसाय के साथ साथ मानव ने किसमें किया? अपने खान पान में भी मानव ने क्या किया? समायोजन किया। खान पान के साथ वेशभूषा, खान पान के साथ वेशभूषा में समायोजन किया। अर्थात इसी के साथ साथ जो उसकी वेशभूषा थी, इसी वेशभूषा के साथ साथ उसने क्या किया? समायोजन कर लिया। यानी मानव जब शीत प्रदेश से शीतोष्ण प्रदेश की ओर समायोजन करता है, यानी माइग्रेन करता है, तो इस प्रदेश से इस प्रदेश के मध्य क्या करता है मानव? मानव समायोजन करता है। यहाँ का वातावरण कैसा था? शीत। यहाँ का वातावरण कैसा है? यहाँ न बहुत अधिक ठंड है और न बहुत अधिक क्या है? गर्मी है। जब यहाँ पर दोनों ही वातावरण यानी बीच का मौसम है, और बीच के मौसम में मानव यहाँ पर आके क्या करेगा? अपना हैबिटेट जोन बनाता है, अपना निवास क्षेत्र बनाता है, तो मानव अपने निवास क्षेत्र में समायोजन एडजस्टमेंट करेगा कि वहाँ मानव के जो अधिवास था, उस मकान था, उसका पैटर्न कैसा था? क्या कोनिकल था यानी शंक्वाकार था? क्या वर्गाकार था? क्या आयताकार था? क्या वृत्ताकार था? या क्या अरीय प्रकार का था? जो भी उसका, क्या ट्रिंकुलाकार प्रकार का था? जो भी उसका प्रकार था, यानी वहाँ के वातावरण के अनुसार मानव ने वहाँ अपना मकान का प्रतिरूप तैयार किया था। अब जैसे ही मानव माइग्रेट करके नए क्षेत्र की ओर आया, तो उसने नए क्षेत्र की ओर अपना क्या बना लिया? अपना यानी निवास क्षेत्र, व्यवसाय और खान पान में क्या कर लिया? उसने समायोजन कर लिया। अब हम इसी कॉमन फैक्ट जो है, इसका वर्गीकरण का कॉमन फैक्ट है, उस कॉमन फैक्ट की यदि हम बात करते हैं तो हमारे पास में अगला जो बिंदु आता है वह बिंदु आता है हमारे पास में किसी प्रदेश के स्थानिक संगठन का अध्ययन। यानी अगला बिंदु आता है किसी प्रदेश के स्थानिक संगठन का अध्ययन। किसी प्रदेश के स्थानिक संगठन, किसी प्रदेश के स्थानिक संगठन का अध्ययन। किसी प्रदेश के स्थानिक संगठन का अध्ययन यानी जो कोई प्रदेश है, उस प्रदेश के यदि हम स्थानिक संगठन की बात करते हैं, यानी स्पिरिचुअल जो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी उस स्थान विशेष का जो स्पिरिचुअल जो ऑर्गेनाइजेशन है, हम उसकी स्टडी, हम उसका अध्ययन किस प्रकार से करें, किस प्रकार से करें। देखिए आप, यानी जो स्थानिक संगठन है, किसी प्रदेश का स्थानिक संगठन है, जैसे मैं प्रदेश की बात करूं, भारत के प्रदेश की, भारत में राजनीतिक संगठन कुछ और ही है, भारत में सामाजिक संगठन और ही है कुछ। स्थानिक का मतलब भारत के अंदर जो राज्य हैं
यानी भारत के अंदर, यानी स्थानिक का मतलब होता है स्पिरिचुअल, यानी भारत प्रदेश के अंदर जो प्रांत हैं, यानी भारत प्रदेश के अंदर क्या हैं, भारत प्रदेश के अंदर क्या स्थित हैं, भारत प्रदेश के अंदर प्रांत स्थित हैं। इन प्रांतों का संगठन, यानी किस प्रांत का संगठन किस प्रकार से है, तो उसका संगठन किस आधार पर होगा, उस प्रदेश का संगठन वहाँ की स्थलाकृति के अनुसार, वहाँ की समाज की बनावट के अनुसार, और बनावट के साथ साथ मैं बात करूं वहाँ के व्यवसाय के अनुसार, वहाँ के रहन सहन के अनुसार, वहाँ के पशुपालन के अनुसार, वहाँ के परिवहन और संचार के अनुसार। इसका मीन्स किसी प्रदेश के स्थानिक संगठन का अध्ययन, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के स्टडी हम कैसे कर रहे हैं। हम भारत एक अपने आप में प्रदेश है एशिया महाद्वीप का, हम उस प्रदेश के किसकी बात कर रहे हैं, उस प्रदेश के हम उसके प्रांत की बात कर रहे हैं, उसका प्रदेश इसके यूनिट की बात करते हैं। उसका यूनिट क्या है, यानी भारत के राज्य, जो ये भारत के राज्य हैं उन राज्यों का हम स्थानिक संगठन की बात करें। स्थानिक संगठन का मतलब यहाँ की मिट्टी की बनावट, मिट्टी का गुण, मिट्टी के अवगुण या मिट्टी की समस्याएं। मैं बात करूं कि यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति, यहाँ की कौन सी वनस्पति, यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति, तो प्राकृतिक वनस्पति का वितरण, राजस्थान में प्राकृतिक वनस्पति का वितरण कुछ और ही है, मध्य प्रदेश में कुछ और ही है, महाराष्ट्र में कुछ और ही है और गुजरात में कुछ और ही है। इसका मतलब स्थानिक संगठन में अंतर आ गया। इसके अलावा मैं बात करूं स्थानिक संगठन के साथ साथ यदि हम बात करते हैं तो हम वहाँ की किसकी बात करते हैं, हम वहाँ के पशुपालन की बात करते हैं। एक तो पशुपालन वह पशुपालन होता है जो व्यावसायिक आधार पर, यानी जो कॉमर्शियल आधार पर किया जाता है, और एक पशुपालन वह पशुपालन होता है जो मानव अपने आजीविका को प्राप्त करने के लिए, मानव अपने आजीविका को प्राप्त करने के लिए मात्र उस लिव स्टॉक पर डिपेंड रहता है। इसका मतलब मैं बात करूं आज भारत में डेयरी के मामले में और दूध के मामले में गुजरात ने खूब उन्नति की है, गुजरात के साथ साथ राजस्थान ने भी की है। तो क्या अन्य राज्यों ने ऐसा थोड़ी किया है? अन्य राज्यों ने हो सकता है कि पशुओं से प्राप्त होने वाला जो उत्पाद है वो अपने घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही अपने पास में रखते हो। इसका मतलब स्थानिक संगठन में क्या आ गया, अंतर आ गया। इसी के साथ साथ मैं आपसे बात करूं कृषि का पैटर्न और कृषि के प्रकार। मान लीजिएगा जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, जो हमारा यानी साउथ प्लेटू है, साउथर्न जो हमारा जो प्लेटू है यानी जो दक्षिण है, यानी उसकी मैं बात करूं, वहाँ के राज्यों में मुख्य रूप से यानी ऐसी व्यावसायिक फसलों का उत्पादन किया जाता है, यानी वह व्यावसायिक फसलें जिनमें कॉफ़ी है, इसी के साथ साथ जैसे गरम मसाले हैं और इसी के साथ साथ जैसे नारियल है, यानी ऐसी वस्तुएं जिनका व्यावसायिक उपयोग होता है। लेकिन राजस्थान, गुजरात जैसे गर्म प्रदेश में बाजरा जैसे फसलों को, गेहूं जैसे फसलों को प्रधानता दी जाती है। इसका मतलब स्थानिक संगठन में क्या आ गया, स्थानिक संगठन में अंतर आया है। जब स्थानिक संगठन में दोनों के मध्य अंतर आया है तो इस प्रकार का जो अंतर होता है, इस प्रकार का जो डिफरेंट होता है, इस प्रकार के डिफरेंस को हम क्या कह सकते हैं, इस प्रकार का डिफरेंस कहलाता है स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन कि उस प्रदेश की बनावट, जिस प्रदेश के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, उस प्रदेश की बनावट का आधार क्या है, क्या व्यवसाय है, क्या कृषि है, क्या पशुपालन है, क्या भौतिक वातावरण या जो भौतिक प्रदेश हैं उनकी बनावट है। चलो हम भौतिक प्रदेशों की बनावट के आधार पर भी एक उदाहरण के द्वारा इसको समझ लेते हैं, फिर टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। बात करें जैसे भारत के पश्चिम में थार का मरुस्थल है, भारत के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है, भारत के मध्य में मध्यवर्ती गंगा यमुना सतलज ब्रह्मपुत्र का मैदान है। इसी के बारे में बात करें कि भारत के दक्षिण और पूर्व में यानी मुख्य रूप से हम बात करें कि द्वीप समूह मालाएँ हैं, भारत के उत्तर में हिमालय है जो आर्कवेट शेप में है, यानी जो चापाकार रूप में है,
तो क्या स्थानिक संगठन में अंतर नहीं आया? क्या भौतिक बनावट में अंतर नहीं आया? यदि भौतिक बनावट में अंतर नहीं आता तो हम स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन नहीं पढ़ते। एक प्रदेश के एक प्रांत का हम प्रादेशिक अध्ययन नहीं करते। उस स्थान विशेष के विशेष जो अध्ययन है उस विशेष अध्ययन की हम क्या प्राप्त नहीं करते? हम जानकारी प्राप्त नहीं करते। तो इसका अध्ययन जो हम कर रहे हैं ये स्थानिक अध्ययन है। इस अध्ययन को हम कहाँ से कर रहे हैं? हम ये स्थानिक अध्ययन भी हम कौन से भूगोल में कर रहे हैं? हम मानव भूगोल का जो टॉपिक कौन सा है विशेष क्षेत्र में ही हम इसका क्या कर रहे हैं? हम अध्ययन करते हैं। पृथ्वी तल पर निवास करने वाले मानव समूह का अध्ययन, यानी पृथ्वी तल पर निवास करने वाले मानव समूह का अध्ययन की मैं आपसे बात करता हूँ। यानी इसी में टॉपिक को, इसका जो अगला क्रम है इस क्रम को मैं 6 नंबर के क्रम को यहाँ लेके आ रहा हूँ भाई। इस क्रम को मैंने नीचे से ऊपर ले लिया है। जो मेरे पास में इस बिंदु का जो अगला जो मेरे पास में बिंदु आ रहा है पृथ्वी तल पर निवास करने वाले मानव समूह का अध्ययन, ये हमारे पास में 6ठे क्रम का बिंदु आ गया। ये हमारे पास में पहले क्रम का बिंदु था। ठीक है ना? देखिए, पृथ्वी तल पर निवास करने वाले मानव समूह का अध्ययन, यानी पृथ्वी तल पर जो मानव के जो समूह निवास करते हैं उनका अध्ययन। देखिए, यानी इस पृथ्वी तल पर विभिन्न प्रकार की प्रजातियां और विभिन्न प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं। उनके अपने अपने ग्रुप होते हैं। प्रजातियों का अपना ग्रुप होता है और जनजातियों का अपना ग्रुप होता है। अब उनका हम कौन से अध्ययन की बात कर रहे हैं? यानी पृथ्वी तल पर जो मानव समूह हैं, यानी जो उन जातियों और जनजातियों के प्रजातियों के जो समूह हैं उन समूह का हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। किसके संदर्भ में अध्ययन करेंगे? हम सबसे पहले यानी जाति और जनजाति की आज हम बात करते हैं तो हम उनकी बात करेंगे उनकी संस्कृति के आधार पर कि एकमात्र चाहे वो किसी भी देश में निवास करने वाले ट्राइबल कास्ट हो, जनजाति हो, आज भी उन्होंने अपने संस्कृति के साथ किसी प्रकार का समायोजन नहीं किया है, बल्कि बाकी की सभी जातियों ने अपनी संस्कृति के साथ क्या कर लिया है? समायोजन कर लिया है। आज भी वह अपने पुराने ट्रेंड के अनुसार, अपने परंपरागत रिवाजों के अनुसार ही अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं पृथ्वी तल पर निवास करने वाले मानव समूह का अध्ययन। इन मानव समूह का जो अध्ययन है, इन मानव समूह का अध्ययन का हमारे पास में बेस क्या है, हमारे पास में आधार क्या है? तो मैं सबसे पहले इनके आधार की, इनके बेस की बात करता हूँ। तो मैं इनके बेस की जो पहला मेरे पास में जो बेस आता है उस बेस की बात कर लूँ मैं। निवास क्षेत्र के आधार पर, किसके आधार पर? निवास क्षेत्र के आधार पर। किसके आधार पर? निवास क्षेत्र के आधार पर, यानी उन मानव समूह का निवास क्षेत्र के आधार पर उनका अध्ययन। इसके अलावा बात करें उनकी शारीरिक बनावट के आधार पर अध्ययन करें हम उनका। ठीक है? आगे हम बात करें हम उनके व्यवसाय के आधार पर अध्ययन करें, यानी हमारा अध्ययन का आधार क्या है? व्यवसाय। आगे हम बात करें व्यवसाय के साथ साथ जब हम बात करते हैं कि निवास क्षेत्र के आधार पर, शारीरिक बनावट के आधार पर मानव समूह का व्यवसाय, मानव समूह की संस्कृति, यानी उस मानव समूह की संस्कृति के आधार पर हम उसका क्या करें?
हम उसका अध्ययन करें। अर्थात